नाजरीन, मज़हर इकबाल आपकी खिदमत में सचिस्तान टीवी की जानिब से हाजिर खिदमत है। आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि आज हमारे दरमियान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप ये बताइएगा कि आपकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के हवाले से वो करीबन 30 साल पर मुहित हैं, तो उस हवाले से आप क्या बताना पसंद फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मदर साहब, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सचिस्तान टीवी का और इस अवाम का जिसने हमें इसका खिदमत करने का मौका दिया। तो जनाब, हमारा 30-35 साल हमने इस मुल्क की खिदमत की है। मुख्तलिफ़ टाइम पे हम नवाज शरीफ और मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं। तो हमारा जो स्टार्ट है सियासत का, वो ऐसे 30-35 साल पहले था। और हमारी बैकग्राउंड कुछ सियासी नहीं थी, बल्कि हम तो बिजनेसमैन थे। हमारे प्यारे मोहतरम वालिद साहब मियाँ शरीफ साहब, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ के फजलो करम से उनकी इत्तफाक फाउंड्री की एक छोटी सी वर्कशॉप होती थी ग्वालमंडी लाहौर में, जहाँ से हमारा स्टार्ट था। तो मैं और शहबाज शरीफ साहब क्रिकेट खेला करते थे अक्सर, बहुत ज़्यादा। तो हमारे वालिद साहब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे, तो उन्होंने फिर मुझे अपने साथ लगा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देख लें 25-30 साल इस मुल्क की खिदमत करने के बाद हमारे 30-35 मुल्कों में माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अपना रोज़गार कमा रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसके 150 से 200 लोग हमारे मुल्क में आकर हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसका तज़किरा मियाँ मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने आज के टीवी के प्रोग्राम में भी अपने दिया है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये मुल्क कितना तरक्की कर रहा है कि एक छोटी सी दुकान से लेकर 60-70 फैक्ट्रियों पे जाना, ये चीज़ बताती है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, गुजारिश ये है कि मेरा सवाल जो है वो आपकी फैमिली की ज़ाती तरक्की से नहीं था। मैं तो उस 19 करोड़ अवाम की तरक्की की बात कर रहा था जो कि पिछले 30 साल से जिन्होंने आपको हुकूमत करने का मौका दिया। जी मदर साहब, मैं समझता हूँ कि आज आपके इस टीवी प्रोग्राम के तवज्जो से मैं आवाम के सामने जो भी बोलूँगा और जो भी कहूँगा, मैं समझता हूँ कि मैं, आपको पता है रिसेंटली मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो मैंने इस मुल्क के लिए जो भी किया, मैं समझता हूँ कि आज आपको मैं जो भी कहूँगा वो सच बोलूँगा। ये पाकिस्तान की अवाम बड़ी सादी अवाम है, और बड़े सालों से हम इनको बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, 30-35 साल से, और इनसे झूठे वादे करते रहे हैं और अपने बैंक अकाउंट भरते रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपने जो सवाल भी पूछा कि पाकिस्तान में सेहत के हवाले से जो प्रॉब्लम है, तो आपका अंदाज़ा इस बात से लगा लेना चाहिए, और आम आदमी जो कि गांव में भी रहता है उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस मुल्क में तरक्की नहीं हो रही। उसकी वजह ये होती है कि मुझे जब हार्ट अटैक हुआ तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं हमारे मुल्क में हस्पताल और उसके डॉक्टर इस काबिल होते तो मुझे लंदन ना जाना पड़ता। मुझे उस काम के लिए लंदन जाना पड़ा, और एक मामूली सा ऑपरेशन जो कि पाकिस्तान में भी हो सकता था, लेकिन मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा कि पाकिस्तान इस समय तरक्की नहीं कर रहा, जिसके लिए मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, और अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ से भी मैंने बात की है कि भाई इसका क्या करें। तो हम दोनों भाई बड़ा शर्मिंदा शर्मिंदा फिरते हैं, एक दूसरे से नजरें नहीं मिला सकते। जो आपने अभी फरमाया कि आप शर्मिंदा शर्मिंदा से फिरते हैं, तो ये जो जुमले हैं ये किसी वजीर आज़म किसी मुल्क को माजर के साथ जेब नहीं देते। यू शुड हैव कम अप विद अ बेटर आंसर। 19 करोड़ अवाम जो है वो आपसे इस तरह के जवाबों की तमन्ना या तवक्को तो नहीं रखती। तो अब मेरा ख्याल है कि जिस तरह की अवेयरनेस यहाँ पे मीडिया ने पिछले 1 साल से 2 साल से सामने लेके आए हैं, और अवाम को शऊर आना शुरू हो गया है, तो हमारी सियासत बल्कि हमारी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई है। उसको बचाने के लिए मैंने भाई से भी कई दफ़ा मशवरा किया है, शहबाज शरीफ से, कि शहबाज शरीफ साहब क्या किया जाए। तो वो भी कहता है भाईजान, अल्लाह मियाँ के हुक्म से और आपकी दुआओं से, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी तरक्की कर चुके हैं, माल काफ़ी बना लिया है, और वो जो 2 गोंगलू आपके बेटे हैं, हम हसन नवाज और दूसरा जो गोंगलू है,
उनके भी वहाँ पे अपार्टमेंट मौजूद हैं, और जो पिछले 1.5-2 सालों से किराए पे भी नहीं चढ़े, जिसका मुझे रात को नींद नहीं आती इस परेशानी की वजह से कि हमारा किराए पे भी नहीं चढ़ रहा और खाली पड़ा हुआ है, और हमने अरबों रुपए करोड़ों रुपए उस पर लगा दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने भाई को कहा छोड़ो पना, यहाँ से बाकी यहाँ बारिश होती है, पानी बड़ा खड़ा होता है, तो तुम भी वो बूट हर दफ़ा नए लेते हो और ख़राब करके घर आ जाते हो, तो बेहतर है कि हम लंदन चले जाते हैं आराम से जनाब, वहाँ पे आइसक्रीम और गोलगप्पे खाए रहे हैं। तालीम के हवाले से आपका क्या विजन है पाकिस्तान के अंदर तालीम आने वाले वक्त में? मुझे जो याद पड़ता है जब हम कभी स्कूल कॉलेज में थे तो उस वक्त जो तालीम का मेयार था वो आज के मुकाबले में बेहतर था। आज जब हम पाकिस्तान में अपनी जो नई नस्ल को देखते हैं तो हम उनके जो तालीमी मेयार को तनज़्ज़ुली का शिकार पाते हैं। आप इस हवाले से क्या फरमाइएगा? जी मदर साहब, मेरा ख्याल है कि ये आपका सवाल बड़ा बहुत वैलिड है कि आज से 15-20 साल पहले तालीम का जो मेयार पाकिस्तान में बेहतर पाया जाता है, उसकी मैं बुनियादी वजह आपको बता देता हूँ। क्योंकि बच्चे सारे ज़मीन पे बैठते थे, और ज़मीन ठंडी होती है, और ठंड जब दिमाग को पहुँचती है तो इंसान का दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। जी ठीक है, अल्लाह तबारक ताला से इस चीज़ की उम्मीद करते हुए कि आप इस अवाम के लिए कोई बेहतर सूरत हाल पैदा करेंगे। अब एक और नई बात जो है, सुनी सुनाई बात है, मुझे इस बात का यकीन तो नहीं है, हम अभी इस चीज़ को कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन हमने सुना है कि अब आप उम्र के उस दौर में घुस चुके हैं जब चलते चलते आपके पद निकल जाते हैं। तो उस हवाले से बताइएगा कि ये बात सही है या ये एक वजह से कहते हैं किसी दुश्मन ने उड़ाई है? मेरा ख्याल है कि ये जो आपने बात की है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है जिसका, क्योंकि मेरा तो मुंह आगे होता है, पीछे से कुछ हो जाता है, मुझे तो पता नहीं चलता। ये कई दफ़ा मेरे छोटे भाई ने भी कहा कि ये कुछ मियाँ साहब भाईजान ये हो रहा है प्रॉब्लम, तो उसके इलाज के लिए भी मैं अब जर्मनी जा रहा हूँ, तो अनकरीब आपको खुशी की खबर देंगे कि हमने इस पर भी काबू पा लिया है। तो अब जो तफसील आपने बयान की, मुझे तो आपकी बातों से ये लगता है कि आप ज़ाती तौर पे इस बात के मोतरफ हैं कि आपने पिछले 30 सालों में इस अवाम के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। जी मदर साहब, मेरा ख्याल है कि आपने जो सवाल किया है, मैंने स्टार्ट में ही इस बात को तस्लीम किया था कि हमने 30-35 सालों में खातिर ख्वाह अवाम की खिदमत नहीं कर सके, जिसका मुझे इंतहाई तौर पर दुख भी है। लेकिन माशाल्लाह जिस तरह हमारे पार्टनर थे जरदारी साहब और अल्ताफ़ हुसैन कराची MQM वाले, तो अल्लाह मियाँ ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है। एक दुबई में बैठे हुए हैं, दूसरे लंदन में बैठे हुए हैं, और बेहतरीन लाइफ का एक स्टैंडर्ड है। तो हम भी माशाल्लाह, क्योंकि उनके ताउन से ही आज तक हुकूमत चला रहे थे, अब वो माशाल्लाह उन पे तो बैन लग गया, वो पाकिस्तान आ नहीं सकते, तो हमारे लिए भी यहाँ पे बहुत ख़तरा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है हम किसी भी किस्म का इलेक्शन ना जीत सकें। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करके, तो हम बेहतर है कि वापस कहीं दुबई या सऊदी अरब, जहाँ पे भी हमारी फैक्ट्री, बेहतर जो जगह हमारे लिए मैं समझता हूँ सबसे सेफ जगह जो है वो भारत है। मोदी सरकार ने कई दफ़ा हमें टेलीफोनिक दोनों भाइयों को इनविटेशन भी दी है कि आप आएँ और हमारे साथ इस मुल्क में ही रहें, और उन्होंने तो बल्कि हमारे लिए नेशनलिटी जो है इंडिया की वो भी हमें ऑफ़र की है। जी नाजरीन, मैं दोबारा शर्मिंदा हूँ आपके कीमती वक्त में से वक्त लेके आज जो इंटरव्यू का प्रोग्राम अरेंज किया, उस हवाले से जनाब मियाँ साहब ने जो फरमुदात बके, उनकी रोशनी में मेरे पास हकीकत में इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है कि इनके लिए ख़ुद एक सज़ा बाकायदा तजवीज़ की जाए, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना, गहटाई से वो बाकायदा एडमिट भी करते हैं कि उन्होंने गलतियाँ की, और अब जो है, अब बजाय इसके कि अपने लिए कोई ऐसी तजवीज़ वो सामने लाते, वो बजाते खुद जिसे कहते हैं ना, डंके की चोट पे बरमला बार बार मोदी 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 कर रहे हैं। तो अब मैं एंकरी के जितने भी आप ये कह लें कि आदाब, उनको साइड पे रखते हुए इसका मुझे एक ही हल नज़र आता है कि नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी जाए, और उस हवाले से मुझे मैं बहुत ज़्यादा माज़रत चाहता हूँ। अगर आपको मेरी इस हरकत से कोई इख्तलाफ हो तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ओके जी, खुदा हाफिज़।